नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राममिलन विश्वकर्मा। तो जैसा कि मैं आप सभी को मानव भूगोल का सभी सिद्धांत पढ़ा चुका हूँ। अब भौतिक भूगोल में जो इम्पोर्टेंट आते हैं स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के जो सिद्धांत हैं, साथ ही जीव मंडल के सिद्धांत हैं, वो सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो अपने भौतिक भूगोल को 5 जो है मंडलों में बाँट दिया जाता है। तो 5 मंडल जो स्थल मंडल, जल मंडल, हिम मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल है। तो इसको शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही कोई कमेंट है या आपको कोई चर्चा करनी है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और कमेंट कर सकते हैं वीडियो में कि कोई आपका सवाल है, क्यूरी है तब भी। अगर आप मेरे वीडियो को स्किप करते हैं तो ये आपका ही हानि होगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये चीज़ें बता रहा हूँ। आपको विश्वास ना हो तो जाके आप मानव भूगोल के सारे सिद्धांत देख लो, प्लेलिस्ट में बना के रखा हूँ। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप उसमें कमेंट भी देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं। तो चलो पहले हम लोग पढ़ते हैं भूआकृतिक जो भूगोल है उसको। तो इसमें जो है पहले उच्चावच की 3 श्रेणियाँ होती हैं, इसको जानते हैं। तो इसमें देखो, प्रथम जो श्रेणी आती है, द्वितीय श्रेणी आती है, तृतीय। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन है, तो महाद्वीप आते हैं, महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी में कौन आते हैं, अंतर्जात बल के अंतर्गत इसे रखा जाता है, याद रखिएगा। जो धरातल के अंदर से बल होते हैं जिससे रचनात्मक मतलब किसी चीज़ का निर्माण होता है, जैसे पर्वत का निर्माण होता है, भ्रंश का, पठार का, मैदान का, झीलों का निर्माण होता है। ऐसे तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं, बहिर्जात बल, जो अंतर्जात बल होता है, इसका क्या करते हैं, विनाश करते हैं, विनाश कर देते हैं। इसीलिए इसको बहिर्जात बल कहा जाता है। ये विनाशात्मक बल भी है, क्योंकि जितने उत्थान होंगे उसका अपर्दन भी तो करना है। तो जल, सरिता, सागरी जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद, परिहिमानी, ये सारे क्या है, तृतीय श्रेणी के जो है उच्चावच हैं। और इसके द्वारा जो है हमारा धरातल समतल होता है। इसमें जो है अनाच्छादात्मक जो प्रक्रम, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण भी जोड़े जाते हैं। इसी अपक्षय के जो अपर्दनात्मक निक्षेपण जो रूप है, वो आपके ये जल सरिता जो है, सागरी जल, भूमिगत जल और पवन, हिमनद और परिहिमानी जो विस्तार किया था अपक्षय का, तो उसी में ये आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे जानते हैं। ये तो उच्चावच हो गया। उच्चावच में चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तीनों उच्चावच से क्वेश्चन बने हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। चलिए पहला जो जानते हैं भूगोल वेत्ता हैं इंपॉर्टेंट जो है, जेम्स हटन के बारे में। ये स्कॉटिश है, देश का नाम भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ऑप्शन भी ध्यान दे सकते हैं क्योंकि सीक्वेंस आजकल पूछा जा रहा है। 1726 से 1797 के बीच में इनका कार्यकाल चला है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर संकल्पना है, साइक्लिक नेचर ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, इतिहास की चक्री प्रकृति की संकल्पना इन्होंने दिया है। इनके बुक है थ्योरी ऑफ द अर्थ, प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन, ये इनकी बुक है, ये आपको ध्यान रखना है। एकरूपतावाद के जनक कहे जाते हैं जेम्स हटन। बहुत बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया। बाद इसके वर्तमान भूत की कुंजी, ये भी पूछा गया। तो प्रेजेंट इज की टू द पास्ट बहुत बार पूछा गया। साथ ही ये कोटेशन न आदि का पता है न अंत का भविष्य, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। तो ये जो है आया था, ये वाला कोटेशन 1788 में आया था। ये एमपी में पूछा गया था, याद रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो इसे आपको कब दिया गया है, सन भी मैं बता दिया, इतना डीप जाकर। अभी ये देखिए इनके सिद्धांत, मॉडर्न जियोलॉजी का आधारभूत सिद्धांत की वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम नियम कार्यरत हैं, वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी तीव्रता में अंतर था का प्रतिपादन एकरूपतावाद के सिद्धांत में किया गया। तो ये कोटेशन है जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं। वर्तमान समय में जो भी भूगर्भिक आपको प्रक्रम देखने को मिलते हैं और नियम देखने को मिलते हैं, कार्यरत हैं, वो सब पहले प्राचीन से चली आ रही हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसी को बार बार आप देखे होंगे, इनके सिद्धांत को, एकरूपतावाद के सिद्धांत को इतिहास की चक्रीय प्रकृति कहा जाता है। मतलब ये जो वर्तमान में चल रही घटनाएं हैं, ये पास्ट में भी हो चुकी हैं। ये इनके जो सिद्धांत का मेन पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी कोटेशन उठा के पूछ देता है। तो इतना आपको इनके सिद्धांत में ध्यान रखना। साथ ही इनके 2 शिष्य हैं, इनको भी ध्यान रखना है, जैसे कि हैं जॉन फ्लेफेयर। इनका जो समय काल चला है 1748 से 1819 के बीच में। और 19 के बीच में देखा जाए तो इनकी बुक जो है इलस्ट्रेशन ऑफ द हार्टोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ, ये याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है। साथ ही एक और इनके शिष्य हैं चार्ल्स लेयल। इनका समय काल है 1797 से 1875 के बीच में।
ये दोनों ने एकरूपतावाद की संकल्पना का क्या किया था, विस्तरण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए इनका शिष्य में जॉन फिलिप एयर का बहुत बार ये जो इनकी बुक है पूछी गई है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बार ये पूछा गया। अब चलिए जो आधुनिक जो हम प्राकृतिक चिंतन का विकास देखते हैं, तो देखिए यूरोप जो महाद्वीप है और अमेरिका महाद्वीप है, इसके जो भूगोलवेत्ता हैं इनके योगदान है। 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में भूगोलवेत्ताओं का बहुत ज़्यादा योगदान है। अब चलिए पहले यूरोपीय स्कूल के विद्वानों का योगदान देख लेते हैं, किस किस क्षेत्र में योगदान दिए हैं, बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए पहला जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिस क्षेत्र में योगदान दिए हैं यूरोपीय भूगोलवेत्ता, हिमकाल तथा हिमालय पर्दन में इन्होंने योगदान दिया है। इसमें कौन कौन आते हैं, लुई अगासी, जीन डी कार्पेंटियर, वेनेज, साथ ही स्मारक, जेम्स गिकी, अल्बर्ट पेन, बुकनर। इनका आप जानते हैं ये जो हिमानी काल में बांट दिया था, गुंज मिडल रिस आप पढ़ते हैं बुर्म, तो इनका योगदान इसमें रहा है। साथ ही जलीय शिलाकृति में जुक्स, वाल्टर, पेंक ये आते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, यूरोपीय हैं। सागरीय पर्दन में सर एंड्रू रैमसे, ब्रान फर्डिनांड फॉन रिक्तोथेपन, तो इनका याद रखिएगा सागरीय पर्दन में। मरुस्थलीय शिलाकृतिक में जे वाल्टर और परसजे या परसगे नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही वाल्टर पेंक ने जलीय शिलाकृति के निर्माण एवं विकास से संबंधित अपर्दन चक्र सिद्धांत दिया था। ढाल के विकास से संबंधित इनका सिद्धांत है, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। यह सिद्धांत 1924 में आया था। आगे ये सब मैं बताऊंगा इसका सन। तो ये हो गए यूरोपीय जो भूगोलवेत्ता हैं, इनका योगदान किस क्षेत्र में रहा है और कौन कौन है। ये नाम याद रखिएगा, सारे नाम जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपको स्किप नहीं करना है, इसे आप बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए ये ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, रिपीटेशन से ही सब कुछ होता है, कोई भी महारत नहीं ऐसा हासिल कर पाता है। मुझे भी जो चीज़ें समझ में आती है मैं बहुत बार पढ़ा हूँ, कई बार पढ़ा हूँ चीज़ों को, अभी भी पढ़ता हूँ। अब चलिए अमेरिका के जो भूगोलवेत्ता हैं भूआकृतिक में जो योगदान दिए हैं उसको देख लेते हैं। पहले आते हैं मेजर पावेल, इनका समय काल चलता है 1834 से 1902 के बीच में। इन्होंने सरिता पर्दन की अंतिम सीमा, जिसे आधार तल याद रखिएगा, तूल नहीं है, बेस लेवल 1875 की संकल्पना का प्रतिपादन किया। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा, आधार तल संकल्पना का किसने प्रतिपादन किया, कब आया है, 1875 में मेजर पावेल ने किया है। ये बहुत बार क्वेश्चन मिलान द कॉलम में पूछा गया। सरिता पर्दन का अंतिम सीमा से ये जो है सिद्धांत है संबंधित है। साथ ही नेक्स्ट यहाँ पर है जो है गिलबर्ट महोदय, इनका जो है 1843 से लेके 1918 के बीच में ये चला है। इन्होंने पहली बार गतिक संतुलन डायनेमिक जो इक्विलिब्रियम की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, ये आपको ध्यान रखना, प्रथम बार इन्होंने किया है, किसने, गिलबर्ट महोदय ने। तथा स्थलरूपों के अध्ययन में मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही इन्होंने पार्श्विक समतल सिद्धांत, अवधारा दक्षता और क्षमता सिद्धांत और पेडिमेंट से संबंधित ये दोनों सिद्धांत है। छठी शक्ति का सिद्धांत ये भी इनका ही है, गिलबर्ट महोदय का, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए सब इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। लॉ ऑफ अनइक्वल स्लोप जिसे कहा जाता है, ये भी एक इनका सिद्धांत है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा गिलबर्ट महोदय का। ये गिलबर्ट के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं मैं आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर गिलबर्ट का एक कोटेशन है लास्ट इनके बारे में, ये कहते हैं कि यदि नदी का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो नदी का परिवहन शक्ति 64 गुना अधिक हो जाएगा। किसने कहा था, गिलबर्ट ने। ये कोटेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए बहुत फेमस है मॉरिस डेविस के बारे में जान लेते हैं। ये भी अमेरिकन है, 1850 से 1940 के बीच में इनका समय काल चला है। सर्वप्रथम स्थलरूपों के निर्माण तथा विकास से संबंधित सामान्य सिद्धांत भौगोलिक चक्र 1899 में आया था, इसको इन्होंने दिया था। ये जो सिद्धांत आर्द्रता शीतोष्ण स्थलरूपों की व्याख्या के लिए प्रतिपादित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना कि भौगोलिक चक्र जो सिद्धांत आया था 1899 में, ये किसके लिए आया था, तो आर्द्र तथा शीतोष्ण स्थलरूप की व्याख्या के लिए इन्होंने दिया था। तथा ऐतिहासिक अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने आगे चल के शुष्क अपर्दन चक्र डेविस ने 1903, 1905, 1930 में दिया था। फिर से हिमालय अपर्दन चक्र पर अपनी सिद्धांत डेविस ने 1900 और 1906 में दिया था। सागरीय अपर्दन चक्र में डेविस ने 1912 और जॉनसन के साथ मिलकर 1919 में इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है काश चक्र से संबंधित जो सिद्धांत आते हैं, विधिक जो हैं
ये जो है 1911 में सर्वप्रथम दिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। फ्यूजिक 1918 और सैंडर्स जो है 1921, तीनों के बारे में बहुत बार पूछा गया। पर हिमालय अपर्दन चक्र पेल्टियर 1950 से भी पूछा गया बहुत बार, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैंने अमेरिकन और जो है साथ ही यूरोपियन भूगोलवेत्ताओं का भूआकृतिक चिंतन में योगदान जो था इंपॉर्टेंट वो बता दिया। अब डेविस का अपर्दन चक्र एवं स्थल रूपों की आलोचना एवं संशोधन के लिए सुझाव जो दिए गए हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है, तो इसमें पेंक के आलोचना की है और जो की उनके बारे में भी जानेंगे। पेंक ने भूआकृतिक सिस्टम 1924 में दिया था, संशोधन किया था इनके सिद्धांत में, हाँ, आलोचना भी किया था कि इनके सिद्धांत तो इसे हम जानेंगे। तो डेविस जानते हैं, डेविस कहते हैं कि एक समय बाद जो ढाल है समाप्त हो जाते हैं, लेकिन पेंक कहते हैं कि नहीं, ढाल समाप्त नहीं होते, फिर से समुद्र के पास भी उत्थान होता है, फिर से नदियां अपनी चक्रीय क्रिया अपनाती हैं। जब सिद्धांत आएगा तो डिटेल में इसको समझेंगे। तो भूआकृतिक सिस्टम 1924, किर्कमे का पेनप्लेनेशन, ये देखिए चक्र 1933 में ये पूछा गया है। एलसी किंग का पेडिप्लेनेशन चक्र 1948 में, इनकी बुक जो है मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, ये पूछा गया, याद रखिएगा आप लोग। पुग का और थॉमस का समानापर्दन चक्र 1966 में। शब्द इच प्लेन ये दिए हैं थॉमस ने, और लासन ने पेन फेन दिए हैं, याद रखिएगा, पेन फेन लासन, और इच प्लेन जो है थॉमस ने दे रखा है। और आपको ये देखना है पुग और थॉमस मिलकर समानापर्दन चक्र सिद्धांत दे रखा है। ये जितने सिद्धांत किसके आलोचनाओं में आए थे और संशोधन में, ये डेविस के अपर्दन चक्र के सिद्धांत के संशोधन में आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब साथ ही यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हाइड्रोलिक स्लोप सिद्धांत किसने दिया, तो हार्टन महोदय ने दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ तक हमने आपको इनकी आलोचना के बारे में बता दिया। अब संशोधन जो हुआ है डेविस में, किसने किसने किया, क्या क्या सिद्धांत देकर किया। अब इसके बाद से 1930 से 40 के दशक में जो बदलाव हुए उसे जान लेते हैं भूआकृतिक चिंतन में। तो इसमें जो भूविज्ञान में क्रुम्बीन द्वारा तथा भू आकृति में हार्टन 1932-1945 में प्रक्रम एवं स्थल रूपे के अध्ययन में परिमाणन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्वालिफिकेशन में, और साथ ही स्ट्रालर द्वारा संवर्धन 1950, 1952 और 1958 योगदान जो भूआकृतिक सिद्धांतों में नए मोड़ का कारण बना है। तो अगर पूछता है क्वेश्चन कि किनके सिद्धांतों द्वारा जो भूआकृतिक सिद्धांत में नए मोड़ का कारण बना है, तो इसमें जो स्टालर है, क्रुम्बीन है, हार्टन है, ये जो हैं जो कार्य किए हैं 1930 और 40 में, जो नए नए विचार लाए हैं क्वालिफिकेशन का, संवर्धन का, तो ये सारे जो हैं भूआकृतिक सिद्धांतों में नए मोड़ के कारण बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ये क्वेश्चन उतना बार आया नहीं है, कभी कभी आ जाता है स्टॉलर से, जो इन्होंने सरिता से संबंधित दिया था, अपना सूत्र और राय दिया था कि जो नदियाँ होती हैं जब चलती हैं तो कितनी शाखा मिलकर एक नदी या दो नदी का निर्माण होता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल मोटा मोटी जान लीजिए कि इन्होंने इसके बारे में दिया था 1952 में। क्रमिक विकासी प्रावस्थाओं के विपरीत जो है गतिक संतुलन सिद्धांत स्टालर 1950, जेटी हैक 1960, 65 और 75, और चॉर्ले जो है 1962 का प्रतिपादन किया गया। तो देखिए, क्रमिक जो विकास की प्रस्थाओं के विपरीत कौन से सिद्धांत आए, आपको ध्यान रखना है, ये गतिक संतुलन सिद्धांत आए। ये आपको एकदम इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बनता है, ध्यान रखना भी है। साथ ही 1950 से भूआकृतिक आकारों तथा प्रक्रमों के अध्ययन में प्रतिरूपों मॉडलों का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। ये आपको ध्यान रखना, कभी पूछा कि प्रक्रमों और आकारों मॉडल का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ भूआकृतिक में, तो 1950 में प्रारंभ हुआ, जिसका प्रमुख आधार बर्टन नफी 1950 की जनरल सिस्टम थियरी पर बनाया गया है। साथ ही मॉडल संकल्पना के अंतर्गत प्राकृतिक अनुरूप सिस्टम, भौतिक सिस्टम और जनरल सिस्टम का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सिद्धांत हैं, तो इसमें वैज्ञानिक संकल्पना, साइंटिफिक कंसेप्ट को समझते हैं। और पहले जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक संकल्पना कब आई और किसने सर्वप्रथम शुरू की थी। तो ये वही है जैसे हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, सूर्य कैसे आया, अपना ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे आई, तो इसी के बारे में सर्वप्रथम किसने तर्कपूर्ण ये संकल्पना है, परिकल्पना है का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्टे द बफन द्वारा 1749 में किया गया था। अब देखिए,
जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो तरह की कंसेप्ट आते हैं, अद्वैतवादी संकल्पना और उसके साथ ही इसे पेरेंटल हाइपोथेसिस कहा जाता है इंग्लिश में, और अद्वैतवादी संकल्पना जिसे बी पेरेंटल कंसेप्ट कहा जाता है, डुअलिस्टिक कंसेप्ट भी इसे कहा जाता है। अब देखिए जो पेरेंटल हाइपोथेसिस आता है, इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी जो है विद्वान कास्टे द बफन ने किया था। कब किया था? 1749 में। बाद में आगे चलकर इमैनुअल कांट, लाप्लास, रॉस और लाक्रियर ने अपने मत प्रस्तुत किए थे। अब इनके सिद्धांत को हमको डिटेल में नहीं जानना, क्या पूछा जाता है बस मैं वो आपको बताऊंगा। द्वैतवादी संकल्पना में कौन कौन संकल्पना आते हैं? चैम्बरलिन, जेम्स जीन्स, जेफरीज, रसल, होयल और लिटिंगटन, ऑटो सिम्ड, आधुनिक सिद्धांत जॉर्ज लेम्टेयर एवं रॉबर्ट वेगेनर जो संशोधन कर रखे थे एलन गुथ, ये जो हैं द्वैतवादी हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अद्वैतवादी संकल्पना कौन है और द्वैतवादी संकल्पना कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना कि मैं दोनों का अलग अलग कर दिया हूँ, ये याद रखना आपको, ये बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, ऐसे आप छोड़ किसे नहीं जा सकते हैं, मिलान द कॉलम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अद्वैतवादी संकल्पना जो इसे देख लेते हैं, मोटा मोटी जो पूछे जाते हैं। तो अद्वैतवादी संकल्पना में हम कांट से जानेंगे, क्योंकि हमने जो है कास्टे द बफन का 1749 जान लिया, तो हम अब कांट को जानेंगे। कांट की जो संकल्पना आई थी वायव्य राशि परिकल्पना, ये गैसियस हाइपोथेसिस के नाम से भी पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि गैसियस हाइपोथेसिस कितने दिया है, तो कांट ने दे रखा है 1755 में दे रखा है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने जो अपनी संकल्पना दे रखा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों पर आधारित दे रखा है, याद रखिएगा, ये पूछा गया है, ये पॉइंट में इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि पूछा गया है। इसके बाद से लाप्लास की निहारिका परिकल्पना आता है, हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास इसे कहा जाता है, नेबुलार के नाम से भी इसे पूछा गया बहुत बार, ये आपको ध्यान रखना है। 1796 में इनका ये परिकल्पना आया था। इनकी पुस्तक है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ये आपको याद रखना, लाप्लास की ये पुस्तक है, ये पूछी गई एग्जाम में। अब लाप्लास ने क्या कार्य किया था परिकल्पना में अपने, तो लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपना संशोधित विचार व्यक्त किया था, ये आपको ध्यान रखना। फिर से आगे इसी में फ्रांसीसी विद्वान रॉस ने लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया, देखो, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ऐसे नहीं छोड़ के जाना है, ये पूछे गए हैं। आप जाओगे टीजीटी पीजीटी देने, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भी भले ही से सिलेबस में नहीं पूछ देते हैं सब उठा के, अब ये आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब देखिए द्वैतवादी परिकल्पना कौन है, अब इसको जान लेते हैं। सर्वप्रथम इसमें काम किया था चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, ये आप याद रखिएगा, ये पूछा गया है, ये 1905 में आया है, ये पूछा गया, बार बार मैं बता रहा हूँ जो पूछे गए हैं, ये मिलान द कॉलम में पूछे जाते हैं। देखो ये जो परिकल्पना निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की थी, किसके विपरीत? निहारिका परिकल्पना के। अगले पॉइंट में चैम्बरलिन ने जो काम किया, कणों को जो बिखरे हुए कण थे ब्रह्मांड में, उसे उन्होंने ग्रहाणु अथवा इसे प्लानेटिसिमल कहा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है शब्द पूछे गए हैं, जो शब्द पूछे गए हैं वो मैं आपको बता दें, चैम्बरलिन के इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा आपको पोथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही पढ़ो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेम्स जीन्स जो है ब्रिटिश हैं और 1919 तथा जेफरी जो 1929 में अपनी जो है ज्वारी परिकल्पना दिए थे। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स, ये बार बार पूछा जाता है, तो इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था दोनों मिलके। 1929 में जेफरी ने जेम्स जीन्स की परिकल्पना में संशोधन किया था, तो याद रखिएगा जेम्स जीन्स ब्रिटिश जो है उनके 1919 में जो आई थी हाइपोथेसिस, इसमें जेफरीज ने क्या किया था, संशोधन कर दिया था 1929 में। साथ ही यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन है जो इंपॉर्टेंट है, सिगार के आकार वाले भाग को फिलामेंट कहा गया है, ये याद रखिएगा। फिलामेंट शब्द किसके सिद्धांत में उपयोग किया गया है या सिगार, तो ये जेम्स जीन्स और जेफरीज की जो हाइपोथेसिस थी इसमें किया गया था। और नेक्स्ट जो आपका परिकल्पना है द्वैतारकी रसेल की, रसेल ने बाइनरी स्टार मतलब दो स्टार की परिकल्पना की थी, कब की थी? 1937 में। जीन्स की परिकल्पना से दो बातें प्रमाणित नहीं हो पा रही थी, इसीलिए इन्होंने रसेल ने अपनी हाइपोथेसिस बाइनरी स्टार दी थी। तो पहला, सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी और ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता। नेक्स्ट है होयल था लिटिंगटन, ये 1939 में अपना जो है न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित अपनी जो हाइपोथेसिस लाते हैं और ये अपना व्याख्या करते हैं, जो निबंध इनका था नेचर ऑफ द यूनिवर्स में, ये आपको याद रखना, नेचर ऑफ
द यूनिवर्स किसका है, तो ये होयल और लिटिंगटन का है। ये आपको जरूर याद रखना, बस इतना इनके में याद रखना। साथ ही नेक्स्ट आर्टो शिमिट की अंतरतारक ध्रुव परिकल्पना, इंटरस्टेलर, ये पूछा जाता है डस्ट हाइपोथेसिस किसने दिया। ये देखो आर्टो शिमिट जो है रूसी है, 1943 में इन्होंने दे रखा। सबका मैंने सन मेंशन कर दिया है, सीक्वेंस में आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। इन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूलिकणों से मानी थी, किसने, आर्टो शिमिट ने। साथ ही नेक्स्ट जो सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादातर फेमस है, जॉर्ज लेमेंतियर बेल्जियम का रहने वाला है। बिग बैंग सिद्धांत 1894 और 96 में दिया था, ये प्रसिद्ध है, आप लोग इसे पढ़े होंगे। इसमें जो है विशद व्याख्या किसने किया था, तो इसमें 1967 में विशद व्याख्या जो है रॉबर्ट बेगनोर ने किया था। अब चलो बिग बैंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि भाई प्रसिद्ध थोड़ा जानना जरूरी है, थोड़ा ही जानेंगे जिससे हमको समझ में आ जाए कि ये सिद्धांत कहता क्या है। अब देखो बिग बैंग के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष, लगभग अगर इसे देखोगे 15 वर्ष पहले घने पदार्थ वाले विशाल अग्निपिंड फायरबॉल के आकस्मिक जोरदार विस्फोट तथा उससे जनित विकिरण के कारण हुआ था। मतलब अचानक विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, बिग बैंग यही कहता है। नेक्स्ट सिद्धांत है एलन गुथ का, 1980 में ये स्पीति सिद्धांत दिया था, यूएसए के ये रहने वाले हैं। अब स्पीति सिद्धांत क्या कहता है इसको जान लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पीति सिद्धांत के अनुसार विशालकाय अग्निपिंड के जोरदार विस्फोट के बाद अति अल्प काल में, मतलब बहुत कम समय में, ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से फैलाव हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही ब्रह्मांड का आकार में कई गुना वृद्धि हो गई। अभी देखो इन दोनों में अगर अंतर देखोगे, सेकंडों के अंतर्गत ही एलन जो है गुथ के अनुसार स्पीति सिद्धांत में ब्रह्मांड का निर्माण होता, बिग बैंग में सेकंड का प्रयोग बस नहीं हुआ, बस यही अंतर इन दोनों सिद्धांत में। और इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं गया, आप जाके पेपर सॉल्व करना, इतना पढ़ के आपको पता चल जाएगा। जो भी पॉइंटली सिद्धांत है वो मैं छांट के लिखा हूँ, आप एक बार जाके सविंदर सर का चाहे किसी का भी बुक खोल के भौतिक भूगोल का देखना, जिसमें प्राकृतिक भूगोल है, उस चैप्टर को पढ़ना जितना मैं अभी पढ़ाया हूँ। इसमें आपको बहुत पेज पढ़ना पड़ेगा तब इतना निचोड़ निकलता है, तो इसीलिए आप बिलीव करके पढ़ सकते हो आँख मूंद के। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं मेहनत किया हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो मित्रों में। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था, ऐसे ही पार्ट आएंगे 4-5 जो भी पार्ट लगेंगे। और साथ ही मेरा इधर पीजीटी का एग्ज़ाम है, तो हो सके मैं थोड़ा डिले करूँ वीडियो में, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो पीजीटी का एग्ज़ाम आएगा मैं रेगुलर हफ्ते में एक वीडियो डालता रहूँगा, मेरा काम है पढ़ाना, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, जितने भी नए मेंबर जुड़ रहे हैं, और लोगों को आप ज्वाइन करवाइए ताकि मेरा और चैनल ग्रो करे और लड़कों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।